नमस्कार दोस्तों। आज एक और कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी हम आपके लिए लाए हैं। कहानी का नाम है विध्वंस। आओ शुरू करते हैं कहानी। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोडिन रहती थी जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाट था। गांव के लोग प्राय बेला चुबेन या सत्तू पर निर्वाह करते ही है, इसलिए भुनगी के भाट पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भून पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ ही झोपड़ी में कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर कर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन वह प्रथा के अनुसार एकादशी या पूर्णमासी के दिन भाड़ न जलाती। या गांव के जमींदार पंडित उदय भान पांडे के दाने भूनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सोना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने को भुनवाते थे। उसे उसके घर का पानी भी भरना पड़ता और कभी कभी इस हेतु भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बिगाड़ लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि वह बेगार सूखी लेती थी। उसकी धारणा यह थी कि जब खाने को दिया गया है तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोते और बाद में शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करती तो यह उसकी दयालुता नहीं, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती, और यदि देव योग्य में मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गोंड बड़ी आसानी से बसा जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत्र का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश नहीं था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुलझला पड़ती कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज के भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दिए जाएं। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था, पर सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाती तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। देर से इतना भी ना देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी, यही बैठे रहो, जब भुन जाए तो ले जाना। किसी दूसरे के दाने छुए तो हाथ काट देना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाने भुन जाएं। चपरासी तो यह तकादा करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो नहीं थी। नहीं, उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतः तीसरा पहर हो गया। आधा काम भी न हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने वेग के हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छोड़ती जाती, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई और रेवड़े निकलने लगी। उसकी समझ में न आता तो क्या करे। न भूनते बनता और न छोड़ते बनता। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला सकते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाने मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए ना कि उसकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं। कितनी बिखरियां उजाड़ पड़ी हुई है, वहां तो केसर नहीं उपजती। फिर मुझी पर क्यों आठों पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और वह आ धमके कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उखाड़ दूंगा, उजाड़ दूंगा।
मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों के आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री दाने भुन गए? भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो? चपरासी, सारा दिन बाद बीत गया, तुमसे इतना अनाज न भुना गया? यहाँ तो दाना भुन ही रहा है कि उसे चौपट थोड़े रही हूँ। यह तो बिल्कुल रेवड़े हैं, उनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वहाँ अभागिन विधवा निर्विलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही न मैसर होते। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान ही न दिया। वहाँ अपना रोब न घटाना चाहते थे। बुढ़िया ने उसके पास शुभचिंतकों से अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। इस गांव में उसने अपनी आदिन में 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वह उसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख ही प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातःकाल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने आ पहुंचे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, डांट बांध में, रसूल में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उनका पुनरोध हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया। सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेस मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, उसका समाधान उसके मन में ही न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीन कर सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वह स्वभावत मानव चरित्र को उसे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए? सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने हकबकाकर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े थे। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदयभान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। यह कहकर उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए गिर बैठी। दूसरी ठोकर नाद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई। ठोकर उसकी कमर पर जा लगी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं तो क्या भगवान का भी डर होना नहीं चाहिए? मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती पर सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ। दीन की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर भाड़ ना भूनोगी? भुनगी, भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया। भुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊंगी? उदयभान, गांव में रहोगी तो टहल करनी ही पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तब भी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान, तो छोड़कर निकल जाओ। भुनगी, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकारी हो जाता है। मैं तो इस झोपड़ी में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादा इसी झोपड़ी में रहे। अब उससे यमराज को छोड़कर कोई मुझे नहीं ले जा सकता। उदयभान, अच्छा, तो अब कानून भी बिगाड़ने लगी? हाथ पैर पड़ती हो तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुम मुझे निकाल कर तभी दम लूंगा। चपरासी से अभी कर उसे पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखो कैसे भाड़ बनाती है। एक क्षण में हाहाकार मच गई। ज्वाला शिखर आकाश में बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि
पर्वत के चारों ओर जमा हो गई। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी एक लंका दहन देख रही थी। अकस्मात वहां वेग से आकर वही अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग में मुंह जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगी। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थी, वह सब उन्मत्त ज्वाला के ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारी होने लगी, लेकिन पानी की छींटों में आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गई। और वह क्रुंद ध्वनि जो उसके भस्म वेश में प्रस्फुटित होने लगी थी, भुनगी के शोक में विलाप से भी अधिक करुणामयी थी। धन्यवाद।